आइए करते हैं शुरुआत बुलेटिन की। बात करेंगे 1 मिनट एक खबर की। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड हुआ, इस वजह से एक बस हादसे का शिकार हो गई और अब तक की जो पुष्ट आंकड़े हैं उसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल हैं, कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस बीच आईटीबीपी के जो जवान हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर से पहाड़ के दरकने से एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर एक बस हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना खतरनाक था। इस हादसे की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 13 लोग घायल हैं। आईटीबीपी के करीब 200 जवान राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। आईटीबीपी की टीम, एनडीआरएफ की टीम नीचे सतलुज की तरफ से राउंड मार रही है कि ये जो गाड़ी हमारी मिसिंग है ये कहाँ गई है। इससे पहले भी किन्नौर के सांगला छितकुल मार्ग पर 25 जुलाई को बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जहां पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से पुल टूट गया था और एक टूरिस्ट वाहन हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग घायल हो गए थे। हिमाचल में भारी बारिश के चलते लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने विधानसभा चुनावों को लेकर अपना रोड मैप तैयार करना शुरू किया और इसीलिए बीजेपी ने 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करनी है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश समेत 22 राज्यों से होकर गुजरेगी। एक रिपोर्ट पर नजर। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपना खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया है। ये यात्रा स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन बाद यानी 16 अगस्त से शुरू होगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश से लेकर 22 राज्यों से होकर गुजरेगी। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए सभी नए मंत्री अलग अलग शहरों में ये यात्रा निकालेंगे। उत्तर प्रदेश में ये यात्रा करीब 3600 किलोमीटर की होगी। यात्रा के दौरान संबंधित जिलों के विधायक, सांसद और राज्य सरकार के मंत्री भी रहेंगे मौजूद। वैसे तो बीजेपी की ये जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से यात्रा काफी अहम है। इस यात्रा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार से लगातार नए मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर 6 महीने से ज्यादा समय से किसान दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने नेशनल हाईवे पर अपना टेंट लगाकर वहां पर रह रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आसपास के लोगों ने इसके चलते पलायन करने को मजबूरी समझ लिया। क्या करें वो लोग, उनके हालात को देखिए इस रिपोर्ट में। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर कई महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेशनल हाईवे पर करीब 12 किलोमीटर तक अपने टेंट लगाकर रह रहे हैं और अपना विरोध कर रहे हैं। किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता रोककर प्रदर्शन करने के चलते लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लोग किसान के साथ साथ सरकार से भी नाराज हैं। तस्वीरें हैं सिंघू बॉर्डर के पास की एक सोसाइटी की, जहां लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन का पोस्टर लगा रखा है। पोस्टर में लिखा है कि हम पलायन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमें लावारिस छोड़ दिया है। इस सोसाइटी में रहने वालों का कहना है कि किसान प्रदर्शनकारियों की वजह से सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में अब यहाँ से पलायन करने की मजबूरी है। आज हमारे को इस कदर जो है ना लावारिस छोड़ दिया कि ये एरिया में लाइन ऑर्डर खत्म हो गया और हम अगर 4 आदमी इकट्ठे होते हैं तो हमारे लिए धारा 144 भी लग जाती है, 188 भी लग जाती है। संसद के दोनों सदनों में कल भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद दोनों सदनों को अनिश्चितकालीन तक स्थगित किया गया। स्पीकर ने कहा कि लोकसभा में सिर्फ 22% अब तक काम हो सका है। एक रिपोर्ट पर नजर। विपक्ष ने सरकार पर पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानूनों पर चर्चा से बचने के लिए लोकसभा सत्र 2 दिन पहले खत्म कराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसद आज दिल्ली के विजय चौक पर जमा होकर संसद का आयोजन करेंगे। इससे पहले स्पीकर ने सदन अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दिया। स्पीकर ने बताया, लोकसभा में सिर्फ 22% काम हो सका। गतिरोध समाप्त नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की जितनी उत्पादकता होनी चाहिए, जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। वहीं राज्यसभा में ओबीसी बिल पास होने के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़कर चेयर की तरफ फेंके। इसके बाद मार्शलों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। मेरे 55 साल के
है। इस तरह की चिट्ठी मैंने कभी लिखी नहीं, मुझे दुख होता है। हंगामे के बाद राज्यसभा भी अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कल ओबीसी आरक्षण संविधान संशोधन बिल पास हुआ। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान किसी ने इस बिल का विरोध नहीं किया और अब इसको बिल को राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। ओबीसी आरक्षण संविधान संशोधन बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। 127वां संविधान संशोधन बिल बुधवार को राज्यसभा में भी बिना किसी विरोध के पास हुआ। बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े। The bill is passed by the required majority. ओबीसी बिल मंगलवार को लोकसभा में भी सर्वसम्मति से पास हुआ था। राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा। अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। कानून बनने के बाद राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार होगा। राज्य अपने मुताबिक ओबीसी कोटा तय कर सकेंगे। लोकसभा सत्र की समाप्ति पर स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर में सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। बैठक में ओबीसी बिल पर समर्थन के लिए सरकार ने विपक्ष को धन्यवाद कहा। ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामलों में एक बार फिर से सियासत काफी तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने और दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया के बीच शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का एक नया सिलसिला। ऑक्सीजन की कमी से मौत मामले पर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर पलटवार किया। मंडाविया ने ट्वीट करके बताया कि 26 जुलाई को केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को मेल करके ऑक्सीजन से हुई मौत पर जानकारी मांगी थी। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कभी ऑक्सीजन से मौत पर जानकारी मांगी ही नहीं। मैं लगातार इस बात को अपने यहाँ से पूछ रहा हूँ, अपने अधिकारियों से भी, केंद्र सरकार से कोई क्वेरी आई है, केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी आई है? आज तक केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी नहीं आई है कि भाई क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से हुए मौत का ब्यौरा मांगा है, जिसे लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए कतर के दोहा में आज इन हालातों का देशों को जो बैठक है वो होने वाली, इन हालातों को देखते हुए और उस बैठक में कई देशों के साथ भारत भी इसका हिस्सा होने वाला है, जिसमें तालिबान की हिंसा को रोकने, शांति की प्रक्रिया को दोबारा से बहाल करने पर विस्तार से होगी बात। दिल्ली में बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में पीड़ित परिवार की तस्वीर ट्वीट करके घिरे राहुल गांधी से अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राहुल गांधी ने जेजे एक्ट तोड़ा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पीड़ित परिवार की पहचान बताई। चीफ जस्टिस ने इस मामले में ट्विटर से पूछा कि आखिर राहुल गांधी के ट्वीट को क्यों हटाया गया, जिस पर ट्विटर के वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने उनकी पॉलिसी का उल्लंघन किया है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर से जवाब मांगा। इस घटना के बाद एनसीपीसीआर ने ट्विटर को नोटिस भेजा था और राहुल गांधी के इस ट्वीट को हटाने को कहा था, जिसके बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का वो ट्वीट हटा दिया और उनका अकाउंट बंद कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान का जो बढ़ता हुआ खतरा है उसको आपने देखा किस तरीके के हालात वहां पर है और मंथन का सिलसिला जारी है। तालिबान की हिंसा को रोकने और इस पूरी शांति प्रक्रिया को दोबारा बहाल करने पर एक बार फिर से विस्तार से होगी बात। अफगानिस्तान में लगातार बदलते हालात पर कतर में आज एक बैठक बुलाई गई है। इस अहम बैठक की मेजबानी कतर कर रहा है। इस बैठक में भारत के साथ साथ टर्की और इंडोनेशिया के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले बढ़ने पर हिंसा रोकने और अफगान शांति प्रक्रिया पर जोर देने के लिए ये बैठक की जा रही है। इससे पहले 7 अगस्त को कतर के विशेष दूत मुल्ताक बिन माजिद अल कहतानी ने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की थी। साथ ही साथ भारत को इस बैठक में शामिल होने का न्योता भी दिया था।
अमेरिका ने 1 मई को अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था, जिसके बाद से एक बार फिर अफगानिस्तान में तेजी से तालिबान आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अफगानी सेना और तालिबान के बीच चले भीषण संघर्ष के बाद तालिबान ने 6 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। युद्ध में भारत से हर बार हारने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान ने भारत में जासूसी और तस्करी के लिए चुना है एक नया रास्ता। देखिए क्या है पाकिस्तान का नापाक मोबाइल टावर प्लान। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकी का सहारा ले रहा है। अब उसने भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए जैसलमेर समेत पश्चिमी राजस्थान के कई गांवों को अपना शिकार बना रहा है। दरअसल इन इलाकों के गांवों में अभी भारतीय मोबाइल कंपनियों के टावर नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से यहां पर मोबाइल काम नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान ने तस्करी और जासूसी के लिए अपने मोबाइल टावरों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सीमा से सटे इन गांवों में 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान की मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क आता है, जिससे बड़ी आसानी से लोकल कॉल की जा सकती है। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI स्लीपर सेल के जरिए लोगों तक सिम पहुंचा रही है और उनसे जानकारियां ले रही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.